Hello children of 12th class of the Brain Shaper School. Today we are taking this fifth lecture of chapter AC. तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब AC रेजिस्टेंस में बहता है तो क्या होता है। फिर मैंने बात की कि अब AC किसी कॉइल में बहता है तो क्या होता है, और आज मैं बात करूंगा कि जब AC किसी कैपेसिटर में बहता है तो क्या होता है। वास्तव में किसी सर्किट में तीन प्रकार के लोड होते हैं, जो लोड्स होते हैं जिनको कि करंट उठाता है। तो एक तो होता है रेजिस्टर यानी रेजिस्टेंस, दूसरा होता है कॉइल या इंडक्टर, और तीसरा होता है कंडेंसर या कैपेसिटर। इसको चार्ज करता है। तो AC इसको मैग्नेटाइज करता है, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी देता है जिसमें उसकी एनर्जी खर्च होती है, इसमें हीट पैदा करता है और इसे चार्ज करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी देता है, इसमें हीट एनर्जी देता है। तो AC जब कॉइल में बहता है तो क्या होता है, ये मैं चर्चा आपसे कर रहा था, फिर से आइए थोड़ी बात कर लें। तो कॉइल में जब हम करंट बहाते हैं तो EMF रहता है E = E0 sin ओमेगा t, और जो करंट पैदा होता है किसी टाइम पर वो होता है I = E0/ωL, जो कि I0 है, और साइन ओमेगा t - 90, यानी करंट 90 डिग्री पीछे रहता है। तो इसको हम कह देते हैं I0, और I0 हो जाता है E0/ωL, तो यहां से E0/I0 हो जाता है ωL, और EMF पान करंट होता है रेजिस्टेंस। लेकिन हम ये मानते हैं इस आइडियल स्टडी में कि इसके अंदर ये नहीं है, 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 इसके अंदर ये नहीं, तीनों इंडिपेंडेंट हैं। तो हमारे इस कॉइल के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन E/I करने से जो आता है वो आता तो रेजिस्टेंस है। तो वास्तव में रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं। तो ये रेजिस्टेंस जैसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग नया नाम देते हैं रिएक्टेंस। दिस इज रेजिस्टेंस लाइक प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, अपोजिशन ऑफ कोर्स इन ओम्स। और जब इसमें करंट बहता है तो इसे चार्ज करता है, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी देता है। तो एनर्जी स्टोर्ड का एक फार्मूला हम ले सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल इफ करंट पासेस। जब किसी कॉइल में करंट बहता है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, आइए थोड़ा इसकी बात करें। वो जरूर डिपेंड करता है कि कॉइल कैसी थी और इस पर भी कि कितना करंट बहता है। पर आइए इस फार्मूले को लेते हैं। तो किसी कॉइल में जब करंट I बहता है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो मान लीजिए करंट I बह रहा है, तो हम ये मानते हैं कि करंट पहले नहीं बह रहा था, जीरो था, और जीरो से I हुआ बढ़ के, तो कॉइल में करंट बहने लगा तो वो मैग्नेट बन गई, उसमें मैग्नेटिक एनर्जी आ गई। तो मान लेते हैं कि अगर करंट किसी क्षण चेंज होता है फ्रॉम, यहां ले लेते हैं
आई टू आई प्लस टी आई इन डी टी टाइम, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा जो उसमें होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क करते हैं वही एनर्जी के रूप में पैदा होता है। तो वर्क जो करना पड़ेगा ऑन कॉइल इन दिस, तो वर्क होता है Q इंटू वी, वी यानी E, और Q होता है आई डी टी, और E होता है एल डी आई बाई डी टी। पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं कि हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो ये वर्क डन है डी डब्ल्यू। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 0 से W और करंट चेंज हुआ है 0 से I, तो डी डब्ल्यू का W हो जाएगा और ये हो जाएगा L बाहर आएगा, I डी आई, इंटीग्रल I डी आई और लिमिट 0 टू I, और I पावर 1 डी आई। तो आपको याद है फार्मूला x पावर n डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है इंटीग्रल x पावर n डी एक्स होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो I पावर 1 डी आई, तो ये हो जाएगा I पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, और लिमिट होगी 0 टू I, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर अपान 2 0 टू I। तो अब लिमिट को पुट करेंगे, तो कैसे पुट करेंगे, तो I की जगह रख देंगे I, तो वो बन जाएगा I स्क्वायर बाई 2, फिर I की जगह रख देंगे 0, तो बन जाएगा 0 स्क्वायर बाई 2, और दोनों को घटा देंगे, तो ये हो गया एल आई स्क्वायर अपॉन 2। तो याद रखिए हमें इतना वर्क करना पड़ता है इफ वी वांट टू एस्टैब्लिश चार्ज जीरो, करंट 0 टू I इन अ कॉइल। किसी कॉइल में करंट 0 से I तक ले जाने में हमें इतना वर्क करना पड़ता है, और हम जो वर्क करते हैं उतनी एनर्जी हम खोते हैं, और एनर्जी कभी नष्ट नहीं हो सकती, और ये एनर्जी उस कॉइल में मैग्नेटिज्म बन के आ जाती है, क्योंकि हीट तो बनेगा नहीं, क्योंकि कॉइल में रेजिस्टेंस तो होता नहीं है। तो उसके आगे की लाइन में लिख रहा हूं कि सो इफ इन अ कॉइल करंट is raised from 0 to I, then work done on it is equal to Li square upon 2, and magnetic energy भाई कोई कॉइल मैग्नेट बनी हुई है तो उसमें एनर्जी है, stored in it इज एल आई स्क्वायर अपॉन 2, यानी किसी कॉइल में करंट आई बह रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी है कितनी, एल आई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये बातें आप समझ रहे हैं कि करंट कैरिंग कॉइल कंटेन्स मैग्नेटिक एनर्जी, हाउ मच, एल आई स्क्वायर, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एंड आई इज द करंट फ्लोइंग एट दैट टाइम। तो जैसे ही कॉइल में जब हम एसी बहाते हैं तो एसी का करंट चेंज होता रहता है, तो मैग्नेटिक एनर्जी भी चेंज होती रहती है। जब करंट 0 रहता है तो मैग्नेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है, जब करंट फुल होता है तो मैग्नेटिक एनर्जी फुल हो जाती है, तो उसकी मैग्नेटिक एनर्जी चेंज होती रहती है। और आगे में, और आप जानते हैं अगर मैग्नेटिक एनर्जी चेंज होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। तो जो मैग्नेटिक एनर्जी जितनी कम होती है उतनी इलेक्ट्रिक बन जाती है, और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, तो इसीलिए अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं, एसी थ्रू कैपेसिटर। अब हम कैपेसिटर में अगर एसी बहाएंगे तो क्या होगा, आइए इसकी बात हम कर रहे हैं।
ये कैपेसिटर है जो C फेरेड का है और इसमें हमने AC लगा दिया ताकि ये AC इसे चार्ज कर सके। अब कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, लिखा है, तो ये EMF हमने लगा दिया E = E0 sin ओमेगा टी। तो इसके कारण इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो अगर इसके ऊपर Q आएगा तो इसके ऊपर -Q आएगा किसी टाइम पे, और Q होता है CV माने CE, तो CE यानी E0 sin ओमेगा टी। तो जिस वक्त चार्ज इसके ऊपर Q स्टोर होगा उस समय इस सर्किट में करंट कितना बह रहा होगा। तो अगर चार्ज कांस्टेंट है तो करंट नहीं है, लेकिन चार्ज अगर चेंज हो रहा है यानी करंट जा रहा, तो कितना जा रहा है, तो आइए इसे डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में कि कैसे चार्ज चेंज हो रहा है। तो ये आ जाएगा करंट, CE0 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और D sin ओमेगा टी अपॉन dt। तो D sin ओमेगा टी अपॉन dt क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे, ओमेगा टी को आप अल्फा मान लीजिए, तो ये जाएगा D sin अल्फा अपॉन dt, फिर उसको कर लीजिए D sin अल्फा अपॉन d अल्फा इंटू D अल्फा अपॉन dt। तो D sin अल्फा अपॉन d अल्फा हो जाएगा cos अल्फा, cos अल्फा नहीं cos ओमेगा टी। तो I आ जाएगा CE0 और D ये हो जाएगा cos ओमेगा टी, और फिर D अल्फा बाई डी टी यानी D ओमेगा टी बाई डी टी। तो ओमेगा बाहर आएगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो ओमेगा यहाँ आ जाएगा, तो करंट हो जाएगा CE0 ओमेगा cos ओमेगा टी। इतना करंट इस क्षण बह रहा होगा। तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, तो उससे इसको मान लो कि CE0 ओमेगा जो है वो I0 है, और हमें कंपैरिजन करना है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है जो EMF का है। उसी तरह हमको I का भी इक्वेशन चाहिए, तो I = I0 और cos ओमेगा टी को हम कह सकते हैं sin 90 प्लस ओमेगा टी। आप कहेंगे sin 90 माइनस ओमेगा टी भी तो लिख सकते हैं, पर आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको sin 90 माइनस ओमेगा टी लिखना होगा। फिर कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आप कहेंगे E है I है, E0 है I0 है, फिर यहाँ ओमेगा टी है तो यहाँ माइनस ओमेगा टी है, तो कंपेयर करते नहीं बनेगा भाई। एक जैसा होता तो एंगल अलग से दिख जाता। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ प्लस मान लिया, क्योंकि sin 90 प्लस ओमेगा टी भी तो cos ओमेगा टी होता है। तो ये आपका देखिए, अब आप कह सकते हैं यहाँ ओमेगा टी है, वहाँ पे ओमेगा टी है, प्लस यहाँ 90 एक्स्ट्रा है, यानी करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है EMF से। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। कंपेयर 1 and 2, वी सी दैट पहला कि I0 जो है वो CE0 ओमेगा है, और दूसरी बात ये है कि करंट में ओमेगा टी प्लस 90 है, EMF में ओमेगा टी है, यानी करंट आगे आगे चल रहा है। तो करंट I लीड करता है E बाई 90 डिग्री। मतलब डायग्राम कैसा बनेगा कि अगर ये I है तो E कहाँ आएगा, देखिए ऐसे ऐसे घूमती हैं चीज़ें, तो E उनके पीछे पीछे है, तो E यहाँ पर है 90 डिग्री पीछे चल रहा है, क्योंकि ये फिर ऐसे ऐसे घूमेंगे तो E आगे पीछे पीछे रहेगा, I आगे आगे रहेगा। बीच का ये एंगल जो होता है आप जानते हैं फेज एंगल कहलाता है। डायग्राम ऐसा ही बना सकते हैं कि अगर आप यहाँ E ले लें तो I उसके आगे ले लें, I 90 डिग्री आगे, ये डायग्राम भी ठीक है। इसको कहते हैं फेजर डायग्राम ऑफ द केस व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू कैपेसिटर। और कैपेसिटर में जब करंट बहता है तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इसके लिए फार्मूला ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही हम ड्राइव कर चुके हैं कि जब कैपेसिटर में करंट बहता है तो एनर्जी पैदा होती है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो जाएगी
CV² 2 या Q²/2C या QV/2। ये फार्मूला हम पहले ही दे चुके हैं। और ये एनर्जी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखें कैपेसिटर में जब करंट बहता है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इतनी होती है। नोटिसेबल बात ये है, पहला पॉइंट, कि I=C0 तो यहां से अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेते हैं। तो E0/I0 क्या होगा? यहां से अगर आप निकालें, I0 नीचे लाएं और ω/c इधर ले जाएं तो यह आएगा 1/ω/c। तो सर्किट में जो EMF/करंट होता है वो रेजिस्टेंस जैसा होता है, जिसको रिएक्टेंस बोलते हैं। तो यही हमारे कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, पिछली बार जो लिया था वो कैपेसिटिव, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस था XL। तो अगर कैपेसिटी 0 होगी तो ये रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, या अगर ओमेगा 0 होगा तो ये रिएक्टेंस तो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो स्पेशल केस लेते हैं कि अगर DC बहाया जाता है इन कैपेसिटर तो ओमेगा हो जाएगा 0, तो उसका रिएक्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी अनंत रिएक्टेंस। अच्छा, करंट कितना होता है? करंट होता है C0 तो ओमेगा ही 0 है तो करंट भी 0 हो जाएगा। तो I0 क्या हो जाएगा? 0, यानी नो करंट पासेस। इसका मतलब इफ वी वांट टू पास DC through a capacitor, then no current passes. It means DC does not pass through capacitor. So DC does not pass through capacitor. तो अगर किसी DC के सामने हम कैपेसिटर लगा दें, जैसे यहाँ DC होता, तो वो चार्ज कर देता और चार्ज करके फिर बैठ जाता और फिर करंट बहना बंद हो जाता। As long as this cell is charging this capacitor, current flows, and when this charging is over, charging over कब होगी? कि अगर इसका EMF E है और इसमें CE चार्ज आ गया तो पूरा जो EMF है वो यहाँ पे पैदा हो गया, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही इसका हो गया। तो अब इसकी हिम्मत क्या कि उसको चार्ज करे, और अब उस समय फिर करंट हो जाएगा 0, करंट नहीं बहेगा। तो DC जो है कैपेसिटर से बहता ही नहीं, और AC कैपेसिटर से गुजरने पर एक विरोध महसूस करता है इतना, पर अच्छा है, बहता तो है। यानी AC does pass through capacitor, of course the capacitor offers some reactance 1/ωc। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। AC capacitor of course offers a reactive path for AC, an opposing path, but at least it passes AC। तो कैपेसिटर से AC जब गुजरता है तो गुजर तो जाता है। यानी बड़ी मजे की बात है कि अगर किसी वायर में AC और DC दोनों बह रहा हो और आप रास्ते में कैपेसिटर लगा दीजिए तो कैपेसिटर से AC गुजर जाएगा और DC रुक जाएगा। यानी एक तरह से ये कैपेसिटर एक छन्ना हो गया, फिल्टर, जिसने AC और DC के मिक्सचर को बहाने पे DC को छान दिया और AC गुजर गया, यानी एक छन्ने की तरह काम करता है। तो कैपेसिटर बिहेव्स एज ए फिल्टर, इट पासेस AC
बट नॉट डीसी थ्रू इट, मैं से डीसी को नहीं बहने देता। और जितना ज़्यादा ओमेगा होगा उतना ही कम होगा रिएक्टेंस, यानी उतना ही आसान पाथ। ओमेगा 0 है तो अत्यंत कठिन पाथ गुजरेगा ही नहीं, और अगर ओमेगा बढ़ता जाएगा यानी वो एसी जिसका ओमेगा काफ़ी ज़्यादा हो वो ज़्यादा इजीली कैपेसिटर से बहेगा। तो कैपेसिटर किसका विरोध करता है, एसी का कि डीसी का? तो डीसी करता है, और एसी का भी कुछ करता है, लेकिन वो विरोध कम होता जाता है अगर ओमेगा बढ़े या सी बढ़े। तो अगर आपको काफ़ी कम विरोध करवाना है तो आप हाई कैपेसिटर कर दीजिए, तो विरोध कम हो जाएगा और करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ले सकते हैं समरी। एक्चुअली हमारे घर में कोई भी सर्किट होगा उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा, हो सकता है कुछ कैपेसिटेंस हो, कुछ इंडक्टेंस हो। तो हमारे पास जो ओरिजिनल सर्किट्स आते हैं उसमें एल सी आर तीनों मिक्स रहते हैं या 2 मिक्स रहेंगे। लेकिन शुरुआत में हम मिक्स का केस स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए शुरुआत में हम तीनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। हमने इमेजिन किया एक प्योर आर है, एक प्योर एल है, एक प्योर सी है। भले वैसा होता ना हो, फिर उसमें एसी वहाँ देखा कि जब प्योर आर में एसी बहेगा तो क्या होगा, प्योर एल में बहेगा तो क्या होगा, प्योर सी में बहेगा तो क्या होगा। ये स्टडी हो सकता है आइडियल हो, क्योंकि प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी मिलता नहीं, लेकिन ये स्टडी करनी तो पड़ेगी। शुरू तो यहाँ से करना पड़ेगा, बाद में फिर मिक्स कर देंगे कि भाई एल और आर का मिक्सचर हो तब क्या करेगा एसी, फिर एल आर सी का मिक्सचर हो तो क्या होगा। तो फिर हम वो स्टडी करेंगे जो सही में ज़िंदगी में होती है, क्योंकि अक्सर ज़िंदगी में एल सी आर तीनों का मिक्सचर मिलता है, तो फिर वो हमारे समझ में आ जाएगा। पर शुरुआत तो यहीं से करेंगे प्योर से ही। जैसे किसी कोई बच्चा पढ़ने आया तो उसको काका काका पढ़ाएंगे, अब का नाम की चीज़ होती ही नहीं है, खा नहीं होता, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। फिर बाद में का मा ला मिलके कमल बनता है, वो होता है। तो जो मिक्स होता है वो होता है, लेकिन प्योर चीज़ें नहीं होती। लेकिन क्या करें, स्टडी तो शुरू प्योर से ही होगी ना। तो हमने इमेजिन कर लिया कि एक प्योर एल है, एक प्योर सी है, एक प्योर आर है, उनमें स्टडी कर लिया। अब ये स्टडी एकदम प्योर है। प्योर ये है कि जब हम एल की स्टडी करेंगे तो हम ये नहीं मानेंगे कि उसके अंदर आर बैठा है। हालांकि जब जिंदगी में हम कॉइल लेते हैं तो एल में आर रहता है, लेकिन हमारी कॉइल ऐसी कॉइल है इसमें कोई आर या सी नहीं। ये हमारा ऐसा कैपेसिटर है इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कॉइल नहीं। तो अगर हम प्योर रजिस्टर लेते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि जो आई है और जो ई है दोनों एक ही तरफ, यानी दोनों के बीच फाई जो है वो 0 है। दूसरा केस लेते हैं, अगर हम कॉइल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आई से जो ई होता है वो 90 डिग्री आगे रहता है। आगे इसलिए है क्योंकि हमें मानते हैं कि सब चीज़ें ऐसे घूमती हैं। तो इस जर्नी में आई आगे आगे है या ई आगे है, आई पीछे, और जो एक्सएल होगा वो होगा ओमेगा एल। और तीसरा केस लेंगे कैपेसिटर का, उसमें क्या होगा कि अगर ये आई है तो ई उसमें पीछे रहेगा 90 डिग्री, और जो एक्सी रहेगा वो 1/ओमेगा सी रहेगा। ठीक है, तो इस समरी को आप याद रखिए और तीनों फेजर डायग्राम को भी आप याद रखिए। तो अगर एसी बहाया जाए ऐसे सर्किट में जहां सी आर एल तीनों है जिस सर्किट में, तो क्या होगा, आइए इस केस को लेते हैं। दैट इज अ मिक्स्ड केस, दैट इज द मोर कॉमन एंड यूजुअल केस इन आवर लाइफ। तो हम लेते हैं एसी थ्रू LCR सीरीज सर्किट। तो ये एसी जनरेटर है और इसमें हमने जोड़ दिया है आर
एल सी। अब किसी सर्किट में जो करंट होता है उसकी कई वैल्यूज होती हैं। एक तो यह है कि किसी इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस। फिर दूसरा है कि एवरेज क्या वैल्यू है, तीसरा क्या है पीक क्या है, चौथी क्या है वर्चुअल या आरएमएस वैल्यू क्या है। तो अक्सर हम लोग जो वैल्यू बताते हैं, मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया ना 2 एम्पियर, तो आप जान लीजिए इसका मतलब है कि वो एसी बह रहा है जिसका आरएमएस वैल्यू 2 एम्पियर है। अगर ये ना लिखा हो कि कौन सा करंट है, अगर मैं लिख दूं कि ये I0 है, तो आप जान जाएंगे कि ये वो एसी है जो पीक जिसका 2 है। लेकिन अगर मैं लिख दें कि भाई ये I है, तो ये कौन सा I है, एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, पीक है, आरएमएस है। तो अगर ये ना बताया जाए कि कौन सी वैल्यू दी गई है, तो ये अंडरस्टूड है, ये मान के चला जाता है कि वो आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू दी हुई। जैसे कोई कहे कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है एसी की वो 220 वोल्ट की आती है, तो दैट आरएमएस वैल्यू इज 220 वोल्ट, नॉट द पीक वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू इज यूजुअली कॉमनली रेफर्ड। तो करंट जो बह रहा है वो कौन सा बह रहा है, I वर्चुअल। अब वही करंट आप जानते हैं सब में बहेगा, क्योंकि तीनों सीरीज में बह रहे हैं, सीरीज में है। लेकिन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VR, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V छोटा सा l, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा EC। अब अगर सेम करंट बह रहा है और E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t नाम का AC बह रहा है, हियर सीरीज ऑफ R, L and C is connected across an AC source. तो आइए इसका फेजर डायग्राम बना लें कि ये करंट IV बह रहा है जो कि सभी में है, तो ये करंट इसमें भी बह रहा है, इसमें भी, इसमें। अब जो VR है रेजिस्टेंस में, जिधर करंट जाता है उधर ही EMF जाता है। EMF वास्तव में इस चैप्टर में E और V का एक ही मतलब होता है, क्योंकि E इज इक्वल टू V प्लस IR होता है, जहाँ R इंटरनल रेजिस्टेंस है और इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स का होता है, और सोर्स यहाँ पर है जनरेटर, और जनरेटर में कॉइल है कॉपर की जिसका कोई खास रेजिस्टेंस नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर इस चैप्टर में E और V को सिनोनिम मानते हैं, समानार्थी, एक जैसे। तो IV और E एक ही डायरेक्शन में है, तो ये वोल्टेज भी उसी तरफ है, तो उसी तरफ मान लीजिए वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है। और वोल्टेज का रेजिस्टेंस कितना है, V इज इक्वल टू IR, तो IV R। अब यही करंट जब इसमें बहा कॉइल में, तो करंट से 90 डिग्री आगे वोल्टेज होता है, तो यही करंट बहा तो इससे 90 डिग्री आगे होगा वोल्टेज किसका, कॉइल का। तो V इज इक्वल टू IR, तो करंट IV और रेजिस्टेंस किसका, कॉइल का। तो कॉइल का रेजिस्टेंस नहीं होता, रिएक्टेंस होता है। ठीक। और यही करंट जब बहा इसमें, तो कैपेसिटर में करंट से 90 डिग्री पीछे EMF होता है। तो ये करंट है, यही है वो, ये EMF जो है 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो V कैपेसिटर।
जहाँ भी कैपेसिटर होता है आई आर, तो आई यानी आई वी, और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो आई वी अपान ओमेगा सी। तो इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, फिर इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ। अगर तीनों वोल्टेज ड्रॉप हम ऐड कर दें तो हमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा यहाँ, यानी यहाँ का, यानी ईवी। लेकिन ऐसे ऐड नहीं करना है कि अगर ये वोल्टेज ड्रॉप 100 है, ये 100 है, ये 100 है, तो टोटल 300 नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो वोल्टेज है वो करंट के साथ साथ चेंज नहीं होता, साथ साथ होता है रेजिस्टेंस में, बाकी में वोल्टेज अलग टाइम पे और करंट अलग टाइम पे। तो आप उनको ऐड ऐसे नहीं कर सकते, या तो आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऐड करिए या आप वेक्टर लॉ से ऐड करिए। आप ये कह सकते हैं कि टोटल वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी वैक्टर को ऐड करेंगे तो टोटल ई वी वैक्टर आ जाएगा, या वी वी ई वी। या और ध्यान से अगर सारे लेक्चर को आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के, तभी आपको ये सब बातें समझ में आएंगी, नहीं तो ये आपको बड़ा खतरनाक और कठिन लगेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टडी है, अक्सर यही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अब जान लीजिए कि एग्ज़ाम में आपको अक्सर LCR सर्किट, AC थ्रू LCR सीरीज सर्किट, इट इज़ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, और इसमें आपको करंट निकालना पड़ेगा और फेज निकालना पड़ेगा। करंट और फेज दोनों ही निकालने पड़ेंगे, फाई फेज एंगल। तो अब अगर वेक्टर लॉ से आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए दोनों अपोजिट हैं, तो ऐड करना मतलब इनको घटाना। तो अगर ये ज़्यादा है इससे तो वो थोड़ा बच जाएगा, और ये ज़्यादा है तो उससे तो ये थोड़ा बच जाएगा, भाई अपोजिट हैं दोनों। तो मान लेते हैं कि जो VL है वो ज़्यादा है VC से, तो जब इनको जोड़ेंगे तो जितना VC है उतना ही VL को खा लेगा, और जितना ये बचा है उतना बचा रह जाएगा। या ऐसा कहिए कि ये इतना खा लिया और इतना बच गया, ये तो ये बच गया कितना, VL माइनस VC। ये VC इस VC को खा गया इतना, और इतना बच गया VL माइनस VC। और फिर वो VL माइनस VC जो है वो VR के साथ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड हो गया, तो टोटल वोल्टेज मिल गया। देखिए हमने पहले इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया, फिर उसको हम जो आ गया उसको इसके साथ जोड़ रहे हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, तो ये आ गया। तो यही वास्तव में EV है। तो पूरे सर्किट का फाइनल करंट क्या है, यही जो कि पूरे सर्किट में बह रहा, और पूरे सर्किट का फाइनल EMF ये है। तो दोनों के बीच का एंगल जो है वही फेज एंगल फाई कहलाता है। पूरे सर्किट का E, पूरे सर्किट का फाई। तो जो EV होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो EV आएगा अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस ये यानी ये VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो EV आ जाएगा, VR होता है IVR, तो IV स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL होता है IV ओमेगा L माइनस IV बाई ओमेगा C का स्क्वायर। तो IV स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो इसमें है, और इसमें IV है, इसमें IV है, तो दोनों से IV कॉमन निकलेगा, बाहर आके IV का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, और फिर उसमें से भी कॉमन निकल आएगा। तो यहाँ IV स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा तो बचेगा R स्क्वायर,
और यहाँ से जब आई वी स्क्वायर कॉमन निकलेगा मतलब अंदर से आई वी निकलेगा, तो यहाँ बचेगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आई वी बाहर आएगा, तो ए वी आ जाएगा आई वी, तो ब्रैकेट हट गया, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का स्क्वायर। तो यहाँ से आई वी आ जाएगा ए वी अपान, वो नीचे ले आइए, तो ए वी अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का स्क्वायर। तो ये पूरे सर्किट में करंट का फार्मूला हो गया। हम कोई सर्किट सॉल्व करते हैं तो करंट ही तो निकालते हैं, ये करंट का फार्मूला आ गया है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। यहाँ पे प्राउंड क्वेश्चन ये है कि आज के इस डेरिवेशन में मैंने कितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगवाई। ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 3। तो आगे बढ़ते हैं। कि अब हम फाई निकालेंगे, तो फाई निकालने के लिए हम निकाल लें tan फाई, फिर फाई निकाल लेंगे, tan को वहाँ ले आके। तो इस ट्रायंगल से आप tan फाई निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर ये यानी ये, तो वी एल माइनस वी सी अपान वी आर। तो वी एल हो गया आई वी ओमेगा एल, बताया था, माइनस आई वी बाई ओमेगा सी अपान आई वी आर। तो आई वी यहाँ से कॉमन लेके इसके साथ काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो tan फाई आ जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी अपान आर। ठीक, तो यहां पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं क्वेश्चन कि अगर VL है 100 वोल्ट, VC है 60 वोल्ट और VR है 40 वोल्ट, फाइंड EV। तो आप जानते हैं कि इस फॉर्मूले आप जाइए, VL VR VC मालूम, आप वहाँ से EV निकाल लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अंडर रूट कि EV आ जाएगा अंडर रूट VR का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस VL यानी 100 माइनस 60 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 40 स्क्वायर, ये भी 40 स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 3200 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 का स्क्वायर 1600 और ये भी 40 का स्क्वायर, तो वही आंसर आपका आ जाएगा। तो बात याद रखिए कि तीनों वोल्टेज को जोड़ने से टोटल वोल्टेज मिलता है, पर ये नहीं कि आप ऐसे जोड़ दीजिए, आप इस वेक्टर लॉ से जोड़िए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।